हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर में। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आज उसमें उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, तीनों यानी एटम का तीनों पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज देखें तो इस पर चार्ज होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है चार्ज का, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इस पर चार्ज का नेचर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसमें हम लोग देखें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। केजी में है, इसे आप चाहे तो ग्राम में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ केजी में दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। अब देखते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का हमारा चार्ज होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वही चार्ज किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। बस यहाँ नेचर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इस पर पॉजिटिव हो गया, उसमें नेगेटिव था, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो उसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। इसे भी आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है, 31 केजी है। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 केजी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का मान समान रहता है, लेकिन नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। इस पर इलेक्ट्रॉन पे माइनस है और प्रोटॉन पे कैसा है, प्लस है। अभी इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमारा चार्ज लेस है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो, यानी चार्ज लेस क्वांटिटी हो गया हमारा। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो जीरो। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर मास का अगर बात किया जाए तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास के क्या होता है, बराबर, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास क्या होता है, बराबर। चलिए, तो अभी इसमें हम आगे देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का मास निकालने का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन बाई 1840। ये फार्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन में डिवाइड कर देंगे 1840 से, वो हो जाएगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ दो तीन सवाल देखते हैं। जैसे अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, एक ऐसा बॉडी है न्यूट्रल, उदासीन, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अभी अगर इस बॉडी को पॉजिटिव बना दिया जाए, यानी धनात्मक बना दिया जाए, ठीक है, या हम इसी बॉडी को क्या बना दें, ऋणात्मक बना दें। एक दूसरा बॉडी बी है, इसको बी ले लेते हैं। यानी ए है जो उदासीन है, इसको हम क्या बना दिए, पॉजिटिव, यानी इस पर कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव, धनात्मक आवेश आ गया। इस पर कैसा आवेश है, जीरो, लेकिन इस पर फिर बाद में कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव। तब यहां सवाल आता है कि उदासीन, एक तो हमारा हो गया उदासीन, और दूसरा क्या है, धनात्मक, धनात्मक, और ये भी उदासीन है, उदासीन, और दूसरा हमारा है ऋणात्मक। तो यहां आपसे प्रश्न किया जाएगा कि एक बॉडी उदासीन है और एक धनात्मक है, दोनों में कौन सा वस्तु भारी होगा, यानी किसका मास ज्यादा होगा, या एक उदासीन है और एक नेगेटिव है, तो इसमें किसका मास ज्यादा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि अभी जो पहले समझाया गया है पहले लेक्चर में, क्या कि पॉजिटिव आया कैसे है। तो पॉजिटिव कब आया था, जब हम इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे थे, निकाल रहे थे ना जी।
तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तब इस पर कैसा आ गया था, पॉजिटिव। मतलब कि जो पहले द्रव्यमान था उसमें द्रव्यमान अब क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा। तो उदासीन का ज्यादा हो गया और पॉजिटिव का क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। तो उदासीन बॉडी का मास क्या हो गया, ज्यादा, और इसका क्या हो गया, कम। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन था लेकिन एक हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, घटेगा ही ना। तो यहाँ अब क्वेश्चन आएगा कि उदासीन वस्तु को धनात्मक करने पर उसका मास क्या होता है, उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो कैसा होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, घट जाता है। कब घटेगा, जब हम न्यूट्रल से, उदासीन से धनात्मक करेंगे तब क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन उदासीन से ऋणात्मक करेंगे बाबू तब द्रव्यमान नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि उदासीन से अगर हमको क्या बनाना है, ऋणात्मक, तब हमको इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका द्रव्यमान इसमें ऐड होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब वस्तु को धनात्मक किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान कुछ घट जाएगा, लेकिन जब वस्तु को ऋणात्मक किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बात समझे। तो अगर एक वस्तु धनात्मक है और एक वस्तु ऋणात्मक है, दोनों में कौन भारी होगा, तो भारी कौन होगा, ऋणात्मक वाला। अब एक उदासीन है और एक धनात्मक है, ये दोनों में भारी पूछा जाए तो कौन होगा, उदासीन वाला। नहीं होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान तो क्या होगा, घट जाएगा। अब एक उदासीन ले ले और दूसरा ऋणात्मक ले ले, तो उदासीन भारी होगा या ऋणात्मक वाला, तो कौन होगा, ऋणात्मक, क्योंकि हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, द्रव्यमान भी ऐड होगा, इससे इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी वस्तु को धनात्मक करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, जबकि किसी वस्तु को ऋणात्मक करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कहता है, ये एक पॉइंट, इसको पहले समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मोशन, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी स्टेट ऑफ मोशन है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये सब आगे हमको पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन, यदि हमारा चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, रुका हुआ हो। तो अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा, सिर्फ जहां चार्ज है वहीं रुका हुआ है, तो यदि चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज एट रेस्ट, तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आवेश रुका हुआ है तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र हमको नहीं मिलेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी हमको नहीं मिलेगा। यानी आवेश रुका हुआ है तो सिर्फ एक ही गुण प्रदर्शित होगा, और वो क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब हम चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान गति से अगर मूव करना चालू करें, जिसमें गति परिवर्तन नहीं हो, वेग उसका एक समान रहे, तब उसमें हमको क्या मिलेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक समान वेग से गतिशील रहेगा, तब क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कब मिलेगा, जब हमारा आवेश एक समान रूप से क्या करेगा, गति करेगा। तो एक समान रूप से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ इसको वेलोसिटी चेंज कर देते हैं, यानी चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। अब हम उसमें क्या देना चालू कर दिए, एक्सेलरेशन। जैसे ही एक्सेलरेशन देंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब उसमें क्या आ गया,
अब वेलोसिटी चेंज हो गया, वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी परिवर्तन होगा। तो जैसे ही वेग परिवर्तन करेंगे, वेग परिवर्तन करने के लिए हमको क्या लाना होगा, एक्सेलरेशन। त्वरण देंगे, वेग परिवर्तन हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी अब नहीं रहा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी को हटा देंगे तब हमको इसमें तीनों मिलेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा और विद्युत चुंबकीय तरंग भी मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और वेव मतलब तरंग। तो हमको तीनों कब मिलेगा, जब हमारा चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेशन के साथ यानी असमान वेग के साथ क्या करे, गतिशील रहेगा, तब हमको तीनों मिलेगा। अगर रुका हुआ रहेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं मिलेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिलेगा। चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन के साथ है मतलब इसमें वेग परिवर्तन होते रहेगा, तब हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। बात समझ गए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद। चलिए।